नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। आज हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के लक्षणों पर चर्चा करेंगे। काव्य के अवयवों के आधार पर, शब्द, अर्थ, रस, अलंकार के आधार पर काव्य के क्या लक्षण संस्कृत के विद्वानों ने बताए हैं, काव्य के क्या लक्षण मध्यकालीन हिंदी के आचार्यों ने बताए हैं और आधुनिक हिंदी के जो विद्वान हैं उन्होंने क्या लक्षण बताए हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। संस्कृत के आचार्यों के अनुसार काव्य के लक्षण क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला नाम है भामा का। भामा कहते हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्दार्थों सहितो काव्यम। साथियों, यहाँ मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो भी लक्षण लिखे गए हैं, परिभाषाएं लिखी गई हैं, परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, परीक्षाओं में आएंगी, इनमें से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है। इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए इसको कि कौन सा कथन, कौन सी परिभाषा, कौन सी सूक्ति किसकी है। यह कई बार मिलाने के लिए आ जाता है, सुमेलित करने के लिए आ जाता है। कई बार सीधे पूछा जाता है शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है, किसकी पंक्ति है, और जितना यहाँ लिखा है ये सब परीक्षा में आ चुका है। इसलिए बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है और बहुत महत्वपूर्ण को मैंने छांटकर यहाँ लिखा भी है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। भामा कहते हैं काव्य का लक्षण बताते हुए कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है। वो काव्य के अंतर्गत शब्द और अर्थ दोनों को सम्मिलित करते हैं। आइए रुद्रट को देखते हैं। अगले विद्वान रुद्रट काव्य का लक्षण बताते हैं, ननु शब्दार्थो काव्यम। बहुत ध्यान से देखिए, ननु शब्दार्थो काव्यम किसका कथन है? रुद्रट का कथन है, जिसका तात्पर्य है कि शब्द और अर्थ का संबंध भी काव्य है। शब्द और अर्थ के संबंध को ये काव्य मानते हैं। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये इनका कथन, ये रुद्रट का कथन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। अगले संस्कृत के आचार्य हैं दंडी। दंडी ने कहा कि इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह भी परीक्षा में आया हुआ कथन है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली अर्थात इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही कविता या काव्य है। इष्ट अर्थ को जो व्यक्त करे वह पदावली ही काव्य है। आगे आइए देखते हैं मम्मटाचार्य जी को। मम्मट क्या कहते हैं? मम्मट कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन न लंकृति पुनः क्वापि। थोड़ा सा लंबा, इसको ध्यान से कीजिए, फिर से देखिए। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन न लंकृति पुनः क्वापि। ऐसा शब्दार्थ, देखिए शब्द अर्थ दोनों की बात कर रहे हैं, ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुणयुक्त हो, दोष रहित एवं गुणयुक्त हो, कभी कभी अनलंकृत होने पर भी काव्य कहलाता है। आवश्यक नहीं है कि उसमें अलंकार हो, लेकिन आवश्यक यह है कि दोष रहित और गुणयुक्त हो। ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुणयुक्त हो, कभी कभी अनलंकृत, अलंकार का होना अनिवार्य शर्त नहीं है, होने पर भी वो काव्य कहलाता है। पुनः ध्यान से देख लीजिए क्या, तद्दोष शब्दावर्थो सगुणावन न लंकृति पुनः काव्य, ये मम्मटाचार्य जी का कथन है, मम्मट का कथन है, ठीक है। अब आइए अगले विद्वान को देखते हैं, पंडित राज जगन्नाथ। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, यह भी बहुत ध्यान से देख लीजिए। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। बहुत ध्यान से साथियों देखिए, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूह ही काव्य है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूह ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने ऐसा कहा, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। अब आइए हम विश्वनाथ जी को देखते हैं। विश्वनाथ जी का भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है, ठीक है। अब देखिए, आपने संस्कृत के महत्वपूर्ण जो विद्वान थे काव्य के लक्षण उन्होंने क्या बताया है उसको आपने देख लिया, इनकी पंक्तियों को ध्यान से देख लिया। इनसे एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आना है,
ये आप जान लीजिए स्पष्ट रूप से। अब आइए देखिए मध्यकालीन हिंदी के आचार्यों ने काव्य के क्या लक्षण बताए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला नाम आपका है केशवदास का। सबसे पहला नाम किसका है? केशवदास का। केशवदास कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मिलते। यह बहुत ध्यान से देखिए, दो चीजों के लक्षण यहाँ साथ साथ चल रहे हैं, कविता और वनिता। कविता और वनिता। कविता से तात्पर्य आपका कविता काव्य है और वनिता से तात्पर्य क्या है? स्त्री। यहाँ देखिए एक एक शब्द आप ध्यान से देखिए। यद्यपि सुजाति, यद्यपि उच्च कुलीन हो, उच्च कुल हो, अच्छे कुल की हो, सुलक्षणी हो, अच्छे लक्षण वाली हो, सुवर्ण, सुवर्ण मतलब वर्ण मतलब यहाँ हुआ दो चीजें देखिए, एक तो वर्ण हुआ रंग और दूसरा वर्ण हुआ क्या? अक्षर, है ना। सुंदर वर्णों से युक्त हो या सुंदर रंग की हो, सुंदर रंग की स्त्री हो या सुंदर वर्ण से रचित कविता हो, सरस हो, रसयुक्त हो, सुवृत्त हो, यानी उसका चरित्र सुंदर हो, लेकिन क्या कह रहे हैं? भूषण बिनु न विराजे। भूषण से यहाँ तात्पर्य क्या है? आभूषण। आभूषण मतलब गहना। स्त्रियां, ये कह रहे हैं कि स्त्रियां बिना गहने के सुंदर नहीं हो सकती। उसी तरह जिस तरह भूषण बिनु न विराजे, भूषण, यहाँ भूषण का तात्पर्य साहित्य में कविता के संदर्भ में यहाँ अलंकार से है कि बिना अलंकार के कविता जो है वो विराजित नहीं होती। बिना अलंकार के कविता में सौंदर्य नहीं आता। जिस प्रकार सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त होने पर भी बिना आभूषण के स्त्री सुंदर नहीं लगती, उसी तरह से यह गुण होने के बावजूद कविता भी अलंकार के अभाव में सुंदर नहीं लगती। ठीक है, इसको भी बहुत ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। अब आइए आगे देखते हैं। साथियों, आचार्य चिंतामणि कहते हैं कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थवारो कवित विबुध कहां सब कोय। अर्थात सगुण यानी गुण सहित हो, अलंकार सहित हो और दोष रहित हो। उन्होंने काव्य के क्या लक्षण माने? गुण सहित हो, उसमें अलंकार हो, अलंकार सहित हो और वह दोष रहित हो। शब्द अर्थ अवारो कवित, ऐसे शब्दार्थ को ही कविता कहते हैं। विबुध कहां सब कोई, विद्वानों ने ऐसे शब्द अर्थ को जो सगुण हो, अलंकार सहित हो और दोष रहित हो, उसको कविता कहा है, कविता माना है। अब आइए देव को देखते हैं। देव का कहना है कि शब्द जीव तिह अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि शब्द जीव, अगर शब्द जीव है तो अर्थ क्या है? उसका मन है, रस उसका शरीर है, वही कविता है, वही छंद जो है चलत यानी प्रसिद्ध होता है, जिसमें अलंकार का, सुंदर अलंकार का गंभीर प्रयोग हो। तो इसको आप फिर से ध्यान से देख लीजिए। ये चूंकि बड़े नाम हैं, चिंतामणि देव, भिखारी दास जो भी हैं बड़े नाम हैं, इनसे प्रश्न आ सकता है निश्चित रूप से। इसके लिए आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। शब्द जीव तिह अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। यह देव का कथन है। अब आइए बहुत प्रसिद्ध रीतकालीन विद्वान भिखारी दास, भिखारी दास ने क्या कहा है? रस कविता को अंग, रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे कुरूपता। अर्थात रस कविता को अंग, रस क्या है? कविता का अंग है, और भूषण है भूषण सकल। भूषण से तात्पर्य अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार ही उसका सौंदर्य है, अलंकार ही भूषण है भूषण सकल। रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे कुरूपता। गुण स्वरूप और रंग क्या करता है? वो कुरूपता को दूर कर देता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे आप देखिए, आधुनिक आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण। आपने अभी तक किसको देखा?
मध्यकालीन आचार्यों को देखा। अब आधुनिक काल के जो विद्वान हैं उन्होंने काव्य के लक्षण क्या बताए हैं उसको आइए हम तेजी से देखते हैं। इसमें सबसे पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनकी एक एक लाइन, इनका एक एक शब्द परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह आपको पता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह कथन उनका, यह परिभाषा उनकी परीक्षा में आ चुकी है। जिस प्रकार आत्मा की, बहुत ध्यान से देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता करते हैं। इस परिभाषा को ध्यान से देख लीजिए, बहुत उपयोगी है। अब आइए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी बहुत ध्यान से देख लीजिए। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ठीक है साथियों, बहुत ध्यान से देखिए। जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, मनुष्य के अंतःकरण की वृत्तियां हैं, मनुष्य के अंतःकरण का जो स्वभाव है, जब उसका शब्द चित्र बन जाता है तो उसी को ये कविता मानते हैं। यह परिभाषा भी ध्यान से देख लीजिए। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये परिभाषा है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य के बारे में क्या कहा। काव्य आत्मा, बहुत ध्यान से देखिए, यह परिभाषा बहुत छोटी से बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आगे देखिए पंत जी कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ये देखिए रसात्मक शब्दार्थ, शब्द अर्थ दोनों के उन्होंने सम्मिलित किया। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। यहाँ देखिए संस्कृत के आचार्यों से पूरी तरह प्रभावित है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और इसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है साथियों, तो आपने यहाँ संस्कृत के आचार्यों का और हिंदी के आचार्यों को देख लिया। अब आइए पाश्चात्य विद्वानों का काव्य के बारे में क्या मत है देखते हैं। साथियों पाश्चात्य विद्वानों में सबसे पहले आइए मैथ्यू आर्नाल्ड को देखते हैं। मैथ्यू आर्नाल्ड कहते हैं पोएट्री इज अ बॉटम, अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात काव्य जीवन की आलोचना है। साथियों यहाँ ध्यान देने की बात है कि यह जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रायः इसके हिंदी अनुवाद ही पूछे जाते हैं। काव्य जीवन की आलोचना है, किस पाश्चात्य विद्वान ने कहा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि इसका मूल अंग्रेजी भाषा है तो यहाँ अंग्रेजी भाषा मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया है। इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्जन आप जानते रहिए। हिंदी वर्जन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्य जीवन की आलोचना है, किसने कहा? मैथ्यू आर्नाल्ड ने कहा। प्रवक्ता की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न एक अनिवार्य रूप से आते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आते हैं, नेट की भी परीक्षा में आते हैं। तो जो अभ्यर्थी इनकी तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से इसको देख लें। एक प्रश्न इनसे पूछा जाता है। मैथ्यू आर्नाल्ड ने क्या कहा? काव्य जीवन की आलोचना है। अब आइए अगले पाश्चात्य विद्वान को देखते हैं, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. अर्थात नैसर्गिक भावोद्रेक ही कविता है। बहुत ध्यान से देखिए शब्द, नैसर्गिक भावोद्रेक ही कविता है जिसकी उत्पत्ति अनुभूति से होती है। बहुत अच्छी परिभाषा है ये। जब देख लीजिए कि हिंदी वर्जन अगर पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाएगा, नैसर्गिक भावोद्रेक ही कविता है जिसकी उत्पत्ति अनुभूति से होती है। ये किसका कथन है? ये वर्ड्सवर्थ का कथन है। अंग्रेजी में भी इनका देख लीजिए, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक,
आइए अब हम पीवी शैली को देखते हैं। बहुत बड़ा, बहुत प्रसिद्ध नाम है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का पीवी शैली। पीवी शैली कहते हैं पोएट्री ऑन ए जनरल सेंस, पोएट्री ऑन ए जनरल सेंस may be defined as the expression of the imagination, अर्थात कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कल्पना की, जो हमारी कल्पना है, हमारे मन की, हमारे हृदय की कल्पना है, कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत छोटी सी परिभाषा है। कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है। किसका कथन? ये पीवी शैली का कथन है। ठीक, आइए देखते हैं ड्राइडेन। ड्राइडेन कहते हैं पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। बहुत छोटी सी परिभाषा, इसको अंग्रेजी हिंदी दोनों आप याद कर सकते हैं। पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, कविता व्यक्त संगीत है, कविता व्यक्त संगीत है। अगले विद्वान देखिए कॉलरिज। कॉलरिज का भी नाम बहुत चर्चित रहता है, बड़े विद्वान हैं। कॉलरिज से प्रश्न आ चुके हैं। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड, यह भी बहुत इजी लाइन है, बहुत आसान लाइन है, इसको आप याद कर सकते हैं। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। कविता सर्वोत्तम क्रम में, कविता सर्वोत्तम क्रम में सर्वोत्तम शब्द है। ठीक है, कविता सर्वोत्तम क्रम में सर्वोत्तम शब्द है। यह किसका मत है? यह कॉलरिज का मत है। एक डिफिनीशन और देख लेते हैं। एडगर एलन पो। एडगर एलन पो कहते हैं पोएट्री इज रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, पोएट्री इज रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। इस भी छोटी सी परिभाषा है, इसको भी आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। पोएट्री इज रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, जिसका हिंदी अर्थ है कविता सौंदर्य की लयबद्ध रचना है, कविता सौंदर्य की लयबद्ध रचना है। तो साथियों, आज हमने काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के लक्षणों पर संस्कृत के विद्वानों, मध्यकालीन हिंदी के आचार्यों और हिंदी के आधुनिक आचार्यों को देख लिया। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विद्वानों के मतों को भी देख लिया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी, पूरी समर्पण के साथ करिए, सफल होइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरे परिश्रम से आपको अगर लाभ हो रहा है, मेरे पढ़ाने से आपको रंच मात्र भी लाभ हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट करिए, जिससे मुझे प्रेरणा मिले। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।